डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, अट्रैक्शन उतना ही कम होता जाएगा। तो मैटर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, हमने मिसाल दी थी कि अगर स्पेस नहीं होता तो जो पानी में आप कोई छोटी सी पार्टिकल्स डालते हैं, क्रिस्टल्स डालते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के, या शुगर का पीस डाल देते हैं छोटा सा, थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाता है। कहाँ चला गया भाई? वो जो स्पेस है, अब पानी के मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस था वो उसमें समा गया, क्योंकि वो उसमें समा गया इसलिए वो अब वो इतना छोटा हो चुका है कि हमें नजर नहीं आ रहा। अगर स्पेस नहीं होता पार्टिकल मॉलिक्यूल्स के बीच में तो वो ऐसे ही बढ़ा देता, ऐसे ही बढ़ा देता। अब वो भाई आपको ये प्लास्टिक डालते हैं वो तो नहीं समाता, कि प्लास्टिक के पार्टिकल्स को अलग होने के लिए जो फोर्स चाहिए वो फोर्स वहां नहीं है। मैंने कहा था फोर्स में भी डिपेंड करता है, कहीं फोर्स ज्यादा होती है कहीं फोर्स, तो वहां वो इतनी कम फोर्स है पानी के मॉलिक्यूल्स की कि जब वो प्लास्टिक के से टकराते हैं तो वो उसको अलग नहीं कर पाते। बच्चों के पार्टिकल्स अलग नहीं हो सकते। अब प्लास्टिक के बहुत सारे पार्टिकल जुड़ के एक बड़ा पीस बन गया और जो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है वो कम है, तो अब कम स्पेस में बड़ी चीज तो नहीं आ सकती। जैसे आप चाहो कि भाई एक मोटा सा तगड़ा सा आदमी है, अब वो चाहिए कि इन दो लड़कों के बीच में बैठ जाए बिना ही हटाए, पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में स्पेस कम है। स्पेस है लेकिन स्पेस तो हमेशा होगा लेकिन कम होगा, कम स्पेस होगा, पार्टिकल बड़ा होगा तो वो अंदर नहीं जाएगा, वो ऐसे ही बड़ा रहेगा। तो हमें लगेगा ये तो ऐसे ही बड़ा हुआ, इसका अलग स्पेस नहीं है। ऐसा नहीं, स्पेस है लेकिन कहीं स्पेस ज्यादा होता है कहीं स्पेस कम होता है। और फिर जो पार्टिकल्स है जिनको हम जैसे चीनी डालेंगे, जब पानी के मॉलिक्यूल चीनी से टकराएंगे, चीनी के क्यूब से, चीनी के बड़े छोटे पीस से, तो आस्ता आस्ता अलग होते रहते हैं। उनमें कितनी फोर्स होती है उनको अलग कर सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक के पार्टिकल्स को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मॉलिक्यूल के बीच में होती है वो अलग अलग चीज में अलग अलग होती है, किसी में ज्यादा और किसी में कम होती है। देखिए प्रॉपर्टीज मैटर की जनरल प्रॉपर्टी में ये चैप्टर बहुत अच्छा है, इसमें जनरल प्रॉपर्टीज मैटर की बात हो रही है। ये ऐसे जी या खोलूं, किसी में ज्यादा होती है और किसी में कम होती है। ये मत सोचना कि हमें नजर नहीं आ रही, क्योंकि कभी कभी वो इतनी कम होती है कि हम महसूस नहीं कर पाते। इवन किसी बहुत अच्छे क्या नाम है मेजर करने वाला कोई इंस्ट्रूमेंट भी होगा तभी हमें वो नजर नहीं आता, महसूस नहीं होगा, क्योंकि वो जितनी कम है लेकिन होती है। और ये ग्रेजुअली आपको बात समझ में आएगी जितना आप साइंस में समझते हुए आगे बढ़ेंगे। अब अगर इसमें पार्ट है, मैंने इसमें बताया था कि हमें कुछ डेफिनेशन हम लेंगे, फिर हम अगेन मेन क्वेश्चन पे आ जाएंगे, बहुत सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन पहले छोटी छोटी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। इसमें एक वर्ड यूज हुआ है डिफ्यूजन। ये ना डिफ्यूजन, सब्लिमेशन, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, ये जितनी भी चीजें हैं ये प्रोसेस है। प्रोसेस कहते हैं कोई काम हो रहा है उसको बयान करना, ये काम क्या हो रहा है, किसी काम के कोई काम किस तरह क्या हो रहा है उसको जब हम उससे अपनी जबान में इसको एक्सप्लेन करते हैं इंग्लिश में या हिंदी में या उर्दू में, तो उसको जनरल में एक प्रोसेस कहते हैं। ये एक प्रोसेस हो रहा है, ये काम हो रहा है। तो डिफ्यूजन जो है ये एक प्रोसेस है, तो इसमें कोई काम हो रहा है, क्या हो रहा है वो हमें इसको बता देंगे, वो काम बता देंगे तो डेफिनेशन मिल जाएगी। क्या होता है डिफ्यूजन? इंटरमिंगलिंग। अब देखो ऐसी डेफिनेशन में जो प्रोसेस होता है उसमें जनरली जो आईएनजी आता है, जैसे मेल्टिंग, बॉइलिंग, फ्रीजिंग, या वो खत्म होते हैं आवाज के साथ, जैसे डिफ्यूजन, सब्लिमेशन, है ना, इस आवाज के साथ खत्म होते हैं। तो डिफ्यूजन में क्या होता है? इंटरमिंगलिंग। इंटरमिंगलिंग कहते हैं एक दूसरे में, देखो दो मिक्स होना, एक को एक दूसरे से कंबाइन करना, वो नहीं। एक होता है जैसे आपके हाथ में चने की थैली थी, वो फट गई और नीचे मिट्टी पड़ी है, बहुत सारी रेत पड़ा है, अब वो चने जो है वो रेत में मिक्स हो जाएंगे। ये है इंटरमिंगलिंग, एक दूसरे से पार्टिकल्स का मिक्स होना। बात समझ में आ रही है? इसको इंटरमिंगलिंग कहते हैं इंग्लिश में। तो द प्रोसेस इन विच वन पार्टिकल्स ऑफ वन मैटर या वन काइंड ऑफ मैटर मिक्स अप विद द मॉलिक्यूल, इंटरमिंगल विद द मॉलिक्यूल विद द पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्यूल, वर्ड यूज नहीं कर रहा, क्योंकि जो पार्टिकल मिक्स हो रहे हैं वो बड़े साइज के भी हो सकते हैं,
वो मॉलिक्यूल साइज के भी हो सकते हैं, उससे बड़े भी हो सकते हैं। बात समझ में आया? तो चाहे छोटे पार्टिकल हो चाहे बड़े हो, जब वो एक दूसरे में मिक्स होते हैं, एक दूसरे में इंटरमिंगल करते हैं अपने आप, कैसे? मतलब उसको कहते हैं डिफ्यूजन। जब अपने आप, जैसे अपने आप अगरबत्ती जाए, अब अगरबत्ती के जो मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं जलने की वजह से, वो हवा में अपने आप मिक्स होकर आगे तक जा रहा है, आपको वहां पे स्मेल आने लगेगी उस कोने में। आपने पानी में चीनी डाल दी, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे चीनी गायब हो गई, पानी मीठा हो गया। तो वो जो पानी के जो चीनी के मॉलिक्यूल्स थे वो पानी के मॉलिक्यूल में मिक्सअप हो गए और पूरे पानी में फैल गए। समझ में आया? अपने आप, आपने नहीं चम्मच हिलाया, वो अपने आप मिक्सअप हो गए। आपने खाना किचन में आप पका रहे हैं तो खाने की खुशबू जो है वो बाहर तक आने लगती है, किचन आपके कमरे तक आने लगती है, पता चल जाता है कि भाई ये खाना पक रहा है, ये है। तो वो जो खाना जो पक रहा है उसमें जो मॉलिक्यूल निकल रहे हैं, वो मॉलिक्यूल हवा में मिक्स होकर चारों तरफ फैल रहा है, वो आपके कमरे तक भी जा रहा है, आपको स्मेल आने लगती है। जब आपकी नाक के पास जाती है तो आपको खुदा में नाक की ताकत रखती है, आप पहचान लेते भी ये मॉलिक्यूल के ईथर होता है। किसी के पास जाओ ईथर अगर होगा तो उसकी खुशबू आने लगेगी, क्योंकि वो जो पार्टिकल्स हैं ईथर के वो आहिस्ता आहिस्ता हवा में फैल रहे हैं। इंटरमिंगलिंग ऑफ particles of one kind of matter with the another kind of matter। अब चीनी को चीनी में मिलाएं वो इंटरमिंगलिंग नहीं होगी। एक तरह के मैटर दूसरे तरह के मैटर में मिक्स करें अपने आप, है ना, मिक्स अप या इंटरमिंगल विद अदर काइंड ऑफ मैटर स्पॉन्टेनियसली। वर्ड क्या यूज करा हमने? क्या मतलब होता है स्पॉन्टेनियस? इसी का मैंने मीनिंग बताए थे, अपने आप। क्या? या तो लिखो इंटरमिंगलिंग विद वन काइंड ऑफ मैटर विद अदर पार्टिकल्स, इंटरमिंगलिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वन काइंड ऑफ मैटर विद अदर काइंड ऑफ मैटर बाय इट्स ओन, बाय देयर ओन। बाय देयर ओन मतलब अपने आप। या उसकी जगह क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? स्पॉन्टेनियस। कई वर्ड आए तो ध्यान में होना चाहिए, साइंस के वर्ड बार बार यूज होते हैं, शुरू में उनकी मीनिंग क्लियर होता है, हमें समझने में आसानी होती है। तो हम क्या कहेंगे? स्पॉन्टेनियस इंटरमिंगलिंग। इंटरमिंगलिंग के मायने पता चल गए? इंटरमिंगलिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वन काइंड ऑफ मैटर ऑफ वन काइंड ऑफ मैटर with particles of another kind of matter, another kind of matter is called क्या? diffusion। is called diffusion। अब ये स्पॉन्टेनियस हो रहा, भूल गए, एग्जाम में नहीं आ रहा, तो हमारी बहुत से लोगों की अंग्रेजी इतनी ज्यादा नहीं है, तो कोई बात नहीं, आपने आपसे शुरू कर दो। इंटरमिंगलिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वन काइंड ऑफ मैटर विद द पार्टिकल्स ऑफ अनदर काइंड ऑफ मैटर बाय देयर ओन। इसकी जगह क्या यूज कर लो? बाय देयर ओन। खत्म, ठीक है? तो वो डेफिनेशन पूरी हो जाएगी। तो बहुत से वर्ड ऐसे होते हैं हम एग्जाम में भूल जाते हैं, डेली यूज में नहीं होते, तो कोई घबराने की बात नहीं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया? इस डिफ्यूजन की मीनिंग समझ में आ गए? अब डिफ्यूजन की मिसाल आप दे सकते हैं, जैसे इफ वी लाइट बर्न यानी इग्नाइट द क्या नाम है अगरबत्ती, वी गेट द स्मेल ऑफ द अगरबत्ती फ्रॉम वन एंड ऑफ द रूम टू द अनदर एंड ऑफ द रूम। इट इज बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। वी गेट द स्मेल ऑफ कुक्ड फूड फ्रॉम किचन टू आवर बेडरूम, दैट इज बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। समझ में आ रही है? अच्छा, अब ये डिफ्यूजन जो होता है कहीं स्पीड ज्यादा होती है, कहीं स्पीड कम होती है। कहीं आप देखिए ठंडा खाना रखा हुआ है, वहां पे जो डिफ्यूजन है बहुत कम हो रहा है, लेकिन वो आसपास के वो पार्टिकल फैल नहीं रहा है, थोड़ा बहुत फैल भी रहा है तो हम तक नहीं आ रहा है। तो डिफ्यूजन डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। पार्टिकल्स का टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा तेजी से वो फैलेंगे, ज्यादा उनकी स्पीड ज्यादा होगी।
तो जब स्पीड ज़्यादा होगी तो वो अपनी जगह, जैसे इस यहाँ पर है ना, वो वहाँ तक जल्दी पहुँच जाएंगे, किचन से आपके कमरे तक पहुँच जाएंगे। तो ये जो डिफ्यूजन की जो पार्टिकल्स की स्पीड है, रेट ऑफ डिफ्यूजन जिसे बोलते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन की स्पीड, वो डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर, वो डिपेंड करती है पार्टिकल्स हल्के हैं या भारी, पार्टिकल्स डेंसिटी बोलते हैं, डेंसिटी में डिपेंड करती है। डेंसिटी ज्यादा होगी तो हमें भारी है, मतलब डेंसिटी भी आएगा बार बार, तो और कम डेंसिटी होगी तो ज्यादा दूर तक जाएंगे। तो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। हवा तेज चल रही है, दूर तक पार्टिकल्स की स्मेल चली जाएगी हवा की वजह से। हवा बिल्कुल नहीं चल रही तो दूर तक नहीं जाएगी। जो ठंडा खारा है उसके अंदर भी पार्टिकल्स हैं उसके आसपास, लेकिन जो उनका टेम्परेचर कम है, इसलिए उनका जो स्पीड ऑफ डिफ्यूजन है, अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन भूल जाओ तो स्पीड ऑफ डिफ्यूजन उनका बहुत कम है, इसलिए हमें दूर तक उनकी स्मेल सुनाई नहीं देती। और वही खाना गर्म हो जाए तो एनर्जी बढ़ने से, हीट एनर्जी बढ़ने से पार्टिकल्स जो गर्म होने से कई बात होती है, तो मॉलिक्यूल बढ़ जाते हैं। हवा के अंदर मॉलिक्यूल जो पहले एक साथ थे, अब वो जो उसमें से निकले तो ज़्यादा निकल आए, तो हवा में उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, दूसरी उनकी स्पीड बढ़ जाती है, और स्पीड बढ़ने से वो दूर तक चले जाते हैं। तो जो इस ठंडे खाने की हमें खुशबू नहीं आ रही, गर्म खाने में वो हमें खुशबू दूर तक महसूस होती है। तो डिफ्यूजन के फैक्टर, रेट ऑफ डिफ्यूजन के फैक्टर क्या, कि डेंसिटी के हल्के या भारी, उसका एक फॉर्मूला है जो आप हाई क्लास में सीखेंगे फिजिक्स के अंदर, बात समझ में आएगा। यहाँ बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनकी डिटेल आप हाई क्लास में सीखेंगे, आपको सिर्फ आइडिया दिया जाए कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। डिटेल उसकी आप बहुत सी चीज़ों की हाई क्लास में पढ़ेंगे, वहाँ जाके आपको फॉर्मूला भी मिल जाएगा कि ये फॉर्मूला है, इसको निकालने का, ठीक है। तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है डिफ्यूजन, ये दो फैक्टर आपको याद रखने हैं। कि हवा ज़्यादा तेज चल रही है तो दूर तक पार्टिकल्स की स्मेल जाएगी, तो हवा के साथ साथ हवा हल्की चल रही है या नहीं चल रही है तो पार्टिकल की स्मेल दूर तक जाएगी, लेकिन देर में जाएगी। हवा जल्दी पहुँचा देगी तो उसमें फर्क पड़ जाता है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर, जिसमें दो मेन फैक्टर जो होते हैं उनमें एक तो डेंसिटी है और दूसरा टेम्परेचर। अब उसके बाद डिफ्यूजन की डेफिनेशन समझ में आ गई। अब उसके बाद डेली लाइफ के प्रोसेस हैं, मेल्टिंग हम यूज करते हैं। तो मेल्टिंग को कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए प्रोसेस कह के वो बता दें उसमें हो क्या रहा है, उस जगह पे क्या हो रहा है, वो डेफिनेशन बन जाएगी। एनीथिंग नहीं, मेल्टिंग हर चीज की नहीं होती। पानी को मेल्ट नहीं कर सकते हैं, आइस को करते हैं, पानी को तो नहीं कर सकते। पानी तो हम लिक्विड वाटर को कहते हैं। डेली लाइफ में, डेली आम लैंग्वेज में पानी लिक्विड वाटर को कहते हैं। तो किस डेफिनेशन क्या होगी मेल्टिंग की, बताओ। बहुत अब डेफिनेशन बनाना सीखो। फिजिक्स में मैं आपको फिजिक्स में भी डेफिनेशन बनाना सिखाऊंगा कि आपको फॉर्मूले से डेफिनेशन बनानी आनी चाहिए, बल्कि आप खुद डेफिनेशन बना सकते हैं। और केमिस्ट्री के अंदर भी डेफिनेशन का तरीका सीखो बनाने का। क्या इट इज ए प्रोसेस, ये तो बात समझ में आ गई। प्रोसेस तो है, ये काम हो रहा है। अब इस मेल्टिंग में क्या होता है बताइए, आप बताइए क्या होता है। शेप चेंज होता है। तो मैंने ये कागज था, इसका मैंने शेप चेंज कर दी, पेंटिंग हो गई। आप बताइए ना, शेप चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, पेंटिंग हो गई क्या, तो क्या होता है, स्टेट चेंज हो रही है। गैस में भी, यानी अगर वो गैस में बदल रहा है सॉलिड से, तो वो भी मेल्टिंग होगा। एक लफ्ज दिमाग में आता है मेल्टिंग का, कि वो सॉलिड से लिक्विड बन रहा है। सॉलिड से प्रोसेस इन विच ए सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग। दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग। ये बात समझ में आया।
the process in which the solid changes from solid state to लिक्विड। सॉलिड से लिक्विड के बनने को उसके प्रोसेस को मेल्टिंग कहते हैं। अगर यही प्रोसेस बहुत हाई टेम्परेचर पे हो, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर, तो इसको उसको फ्यूज को भी कहते हैं, क्या नाम है, फ्यूजन, क्या बोलते हैं इसको, फ्यूजन। अगर ये बहुत हाई टेम्परेचर पे, आई बात समझ में नहीं आया। एक होता है बर्फ रखी हुई है, अपने आप पिघल रही है, वो भी मेल्टिंग है, लेकिन उसको फ्यूजन नहीं कहेंगे। अब जैसे आयरन है, आयरन की ओर जो है, आयरन या सॉलिड आयरन, वो 1500 डिग्री पे जाके मेल्ट होता है प्योर आयरन, तो वहां जब वो सॉलिड से लिक्विड बनेगा तो बहुत हाई टेम्परेचर पे होगा ये प्रोसेस, तो फिर उसको हम तो वर्ड फ्यूजन है, वहां भी यही होगा, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट वेरी हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर ऐड कर देंगे, वरना और कुछ ऐड करने की जरूरत, खाली मेल्टिंग में टेम्परेचर के लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खाली मेल्टिंग कम टेम्परेचर में भी हो सकती है, जैसे आइस की हो रही है। खाली मेल्टिंग हाई टेम्परेचर में भी हो सकती है। अगर हाई टेम्परेचर पे कोई चीज मेल्ट हो रही है 2000 पे जाके 3000 पे जाके, वो भी मेल्टिंग होगा, सॉलिड से लिक्विड बन गई है, समझ में आया। और कम टेम्परेचर पे हो रहा है, वो भी मेल्टिंग होगा तो मेल्ट क्या, अभी मैंने क्या बताया आपको, बताया मैंने कुछ फर्क, क्या बताया था, फ्यूजन तो कहते हैं बहुत हाई टेम्परेचर पे, पर ये फर्क है। कॉमन चीज क्या है कि वहां भी सॉलिड से क्या में बदल रहा है, लिक्विड में। अच्छा, सॉलिड से लिक्विड में कोई चीज बदल रही है तो वहां पे हम सीधा सा वर्ड मेल्टिंग यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि चाहे वो कम टेम्परेचर पे हो चाहे वो ज्यादा पे हो। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग, ऑफ कन्वर्टिंग अ सॉलिड इनटू लिक्विड, सॉलिड फॉर्म ऑफ मैटर। अब मैं मैटर इसलिए कह रहा हूं कि मिक्सर भी मेल्ट होता है, समझ में आई नहीं आई, मिक्सर भी मेल्ट होता है, सॉलिड मिक्सर है, मेल्ट हो जाएगा। इसी तरह से बहुत सी सॉलिड, जैसे मिसाल के तौर पे आप इसकी मिसाल यूं लीजिए कि प्लास्टिक तो खैर प्योर कंपाउंड हो सकता है, प्लास्टिक प्योर कंपाउंड हो सकता है। जैसे आपने गुड़ के अंदर कुछ चीजें मिला दी, उसको स्टोव बढ़ाने के लिए बनाते हैं ना, जब उसको गुड़ को गर्म करते हैं तो गुड़ तो मेल्ट होगा ही होगा, गुड़ इज ऑल्सो ए मिक्सचर। या आइसक्रीम है, सबसे आसान एग्जाम्पल, आइसक्रीम इज ए मिक्सचर ऑफ क्या नाम है, मिल्क, फैट और क्या नाम है, शुगर। तो वो सॉलिड था, सॉलिड थी, उसको आइसक्रीम कह रहे थे। आपने धूप में रख दी या कमरे में रख दी, निकाल के रख दी फ्रीजर से, तो वो थोड़ी देर बाद क्या होने लगती है, मेल्ट होने लगती है। तो मैटर की प्रॉपर्टी, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ सॉलिड फॉर्म ऑफ मैटर इनटू लिक्विड फॉर्म। और इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कोई प्योर सब्सटेंस है या खाली सब्सटेंस, यानी खाली सब्सटेंस से मेरा कौन कौन से खाली सब्सटेंस जब हम बोले तो किन किन को दिमाग में सोचना चाहिए, एलिमेंट या कंपाउंड, ये दिमाग में बिठा लो बाबा, बाबा नहीं बताऊंगा। अगर कोई प्योर फॉर्म ऑफ मैटर यानी एलिमेंट या कंपाउंड जब ये सॉलिड से लिक्विड में बदलते हैं तो एट द टाइम ऑफ मेल्टिंग उनका टेम्परेचर चेंज नहीं होता, उनका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। इसी चैप्टर में इसके ऊपर सवाल किए। अगर आप कहें कि मैटर, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए सॉलिड फॉर्म ऑफ मैटर इनटू लिक्विड फॉर्म, वहां टेम्परेचर चेंज हो सकता है, क्योंकि वो प्योर भी हो सकता है और इम्प्योर भी हो सकता है। जैसे आइसक्रीम, जब आइसक्रीम पिघलेगी तो उसको मेल्टिंग ही कहेंगे, कुछ और नहीं कहेंगे, लेकिन वहां टेम्परेचर फिक्स नहीं होगा, क्योंकि जब मिक्सचर की सॉलिड फॉर्म में कोई मिक्सचर हो, वो जब अपनी स्टेट चेंज करता है सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू सॉलिड, तो टेम्परेचर भी चेंज होता है। लेकिन प्योर सब्सटेंस जो होता है वो जब सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड बनता है तो टेम्परेचर चेंज क्यों नहीं होता, इसी चैप्टर का सवाल है, आगे चलते पड़ेगा। बाकी ये ध्यान रखना, प्योर फॉर्म, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये हर चीज नहीं, आप गिलास मिक्स मैं हीट कर रहा हूँ, मेल्ट होगा, गिलास इज ए मिक्सचर। आगे चलो पढ़ोगे गिलास में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कि किन किन चीजों का मिक्सचर है। तो वहां आप देखेंगे अगर वहां थर्मोमीटर लगा हुआ है तो मेल्ट भी हो रहा होगा, थर्मोमीटर में टेम्परेचर की रीडिंग भी चेंज हो रही होगी।
क्योंकि वो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर नहीं, वो मिक्सचर है। लेकिन अगर प्योर आयरन है, प्योर सिल्वर है, प्योर गोल्ड है, वो जब मेल्ट हो रहा होगा और थर्मामीटर लगा होगा तो आप देखेंगे जब वो मेल्ट होना शुरू करेंगे तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। जिस टेम्परेचर में मेल्ट हो रहा है जब तक वो पूरा मेल्ट नहीं होंगे वो टेम्परेचर वही रहेगा। अगर आप टेम्परेचर में निगाह रखें तो लगेगा कि ये ना गर्म हो रहा है ना ठंडा हो रहा है, लेकिन हम ट्रैक में नीचे आग जल रही है तो ये तो हम नहीं कह सकते। जब हम आग को देखेंगे तो हमें लग रहा तो उसको हीट नहीं लगी, लेकिन टेम्परेचर वही है। तो वो हीट जो है वो टेम्परेचर पे असर नहीं डाल रही, क्यों नहीं डाल रही वो इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन ये कहाँ होता है ये काम, जहाँ पे मैटर प्योर फॉर्म में होता है। अगर प्योर फॉर्म में नहीं है तो टेम्परेचर में आपको फर्क नजर आएगा। अब इसका उल्टा है फ्रीजिंग। ये तो समझ में आ गया। अगर फ्यूजन की डेफिनेशन पूछे तो आपको समझ में आ गया कि द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए सॉलिड इनटू लिक्विड आगे एट वेरी हाई टेम्परेचर याद रहेगी। अब इसके अपोजिट प्रोसेस क्या है, फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। मेल्टिंग का अपोजिट क्या है, फ्रीज। ये जम रहा है तो वो फ्रीज हो रहा है, इसको सॉलिडिफिकेशन भी कह सकते हैं। तो क्या डेफिनेशन होगी फ्रीजिंग की, तुम बताओगी। ये जो सेकंड नंबर में, चलिए आप बताइए। हाँ खड़े होकर बताइए ताकि हमें समझ में आ जाए कि आप बोल रहे हैं। हाँ प्रोसेस चावल लिक्विड चेंजेस कन्वर्ट्स इनटू solid state at a very high temperature. नहीं, हाई टेम्परेचर समझ में आया। और सॉलिड कभी भी जब लिक्विड फ्रीज होता है तो टेम्परेचर हमेशा कम होता है, हाई नहीं होता। और मेल्टिंग में भी हम टेम्परेचर का जिक्र नहीं करता, ध्यान रखिएगा। अगर आपके टीचर कोई भी ये मेल्टिंग का टेम्परेचर का जिक्र कर रहा है तो वो नादानी में कर रहा है। फ्रीजिंग का हम टेम्परेचर का जिक्र करेंगे जब वो हाई टेम्परेचर पे हो, जिसको फ्यूजन कहते हैं। ये सिंपल डेफिनेशन है। अगर फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन एक ही वर्ड है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सॉलिड इनटू process of changing the liquid into solid, that is known as freezing या सॉलिडिफिकेशन। बस ना। अच्छा फिर एक बात और भी है, प्रेशर का अक्सर जिक्र करते हैं। प्रेशर का असर जो है इसमें जो है, एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर ये प्योर है, मैंने आपको कहा था कि प्योर चीज जब सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड बनती है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता वो हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर उसमें मिलावट है, मतलब उसमें वो मिक्सचर है तो टेम्परेचर पे फर्क पड़ेगा। और एक और भी फैक्ट होता है कि जब उसमें मिलावट आ जाती है तो वो जितने टेम्परेचर पे मेल्ट होता है उससे कम पे मेल्ट होने लगता है, उससे कम पे मेल्ट होने लगता है। तो इतना ही बात नहीं है। मिसाल के तौर पे जब पहाड़ों के ऊपर बर्फ जम जाती है तो अब जो आइस का नॉर्मल प्योर आइस जो प्योर पानी से जो बनती है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट वो 0 डिग्री है। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट प्योर वाटर का वो भी 0 है, क्योंकि टेम्परेचर मेल्टिंग और फ्रीजिंग ये सेम होगी। वो फर्क ये होता है कि मेल्टिंग के बाद सॉलिड से लिक्विड बन रहा है और फ्रीजिंग के बाद वो लिक्विड से ये होगा एक ही टेम्परेचर पर अगर प्योर है। ये नहीं है कि मेल्ट तो हो गया वो क्या नाम है 100 डिग्री पर, है ना, और फ्रीज वो 50 डिग्री पे शुरू हो गया, ऐसे नहीं होगा। जितने में वो मेल्ट हो रहा है अगर वो प्योर चीज है उतनी ही टेम्परेचर में जाके वो फ्रीज होगी। ये बात समझ लीजिए आप मेरी बात। तो वहां पे हम नमक डाल देते हैं पहाड़ के ऊपर, बर्फ के ऊपर, उसका मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाता है। यानी जो बर्फ 0 पे आके मेल्ट होगी वो -2 -3 में भी मेल्ट हो जाएगी, क्योंकि वो तो नेचर है। जब तक खुदा को हुक्म नहीं होगा टेम्परेचर आगे नहीं बढ़ेगा और रास्ते ब्लॉक हो गए तो नमक डालने से वो कम टेम्परेचर में भी मेल्ट हो जाती है। जबकि टेम्परेचर -2 पे आइस मेल्ट नहीं होती है, प्योर आइस जो होती है। लेकिन जब वो उसमें नमक मिक्स कर दिया तो मेल्टिंग पॉइंट लो हो गया। जब मेल्टिंग पॉइंट लो हुआ तो वो बजाय 0 पे जाके मेल्ट होती जो हाई है, -2 से हाई है
वो -2 पे -3 पे और पीछे -4 पे जाके मेल्ट हो जाएगी, तो जल्दी मेल्ट हो जाती है, सड़क साफ हो जाती है, पानी मेल्ट होके बह जाता है। ये आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, इसके ऊपर 8th क्लास में सवाल अगर टीचर ने पढ़ाया होगा। पॉइंट क्लियर हो गया आपके? फ्रीजिंग की डेफिनेशन समझ में आ गई? अच्छा, अब द टेम्परेचर एट व्हिच अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, समझ में आई बात? जब वो सॉलिड से लिक्विड चेंज होता है तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। पॉइंट किसी नुक्ते को, किसी बिंदु को नहीं कहते। मेल्टिंग पॉइंट तो बिंदु को कहते हैं, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट बिंदु को नहीं कहते। मेल्टिंग पॉइंट उस टेम्परेचर को कहते हैं जिसपे सॉलिड मेल्ट, एक मिनट, अगर वो प्योर है तो उसी टेम्परेचर पे रहेगा। अगर वो मिक्सचर है तो जिसपे स्टार्ट होता है वो कुछ होगा, और जब वो खत्म होता है तो वो टेम्परेचर कुछ और होगा, तो वो चेंज हो रहा है। तो द प्रोसेस एट व्हिच सब्सटेंस, जब मैं सब्सटेंस बोल रहा हूँ इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? द प्रोसेस टेम्परेचर। देखो, मेल्टिंग की डेफिनेशन में प्रोसेस वर्ड आता है। मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर को कहते हैं, वो मैं प्रोसेस वर्ड वो तो एक चीज का नाम है, टेम्परेचर का नाम है। द टेम्परेचर एट व्हिच अ सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट, सॉलिड से लिक्विड, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं हम? मेल्टिंग पॉइंट। बस समझ में आया? और सवाल आके एग्जाम में जी मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं? कहने के वो जो पॉइंट मैंने कॉपी में लगाया था जब बर्फ पिघल रही थी, तो सही होगा आंसर? क्या होगा मेल्टिंग पॉइंट? टेम्परेचर, बेसिकली टेम्परेचर एट व्हिच अ सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू। अब मेल्टिंग को इसका उल्टा कर दे तो वो बन जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बन जाएगा वो? मेल्टिंग पॉइंट ही बोलते थे। हालांकि मेल्टिंग पॉइंट जो वर्ड है वो सॉलिड टू लिक्विड के लिए यूज करते हैं, लेकिन इसी टेम्परेचर में वो लिक्विड से सॉलिड भी बनता है। फर्क क्या है दोनों में? कि जब वो सॉलिड से लिक्विड बनता है उसको हम हीट दे रहे हैं, तो हीट ले रहा है तभी वो सॉलिड से लिक्विड बन रहा है। और जब वो लिक्विड से सॉलिड बनता है उस वक्त हम हीट ले रहे होते, ठंडा कर रहे होते। हम गर्म भी कर रहे हैं, वो चाहेंगे कि वो फ्रीज हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। फर्क ये, एक में हीट दे रहे हैं और दूसरे में ही फ्रीजिंग में हीट ले रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं। विद टेम्परेचर एट व्हिच अ लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? नहीं, लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड, उसको क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। ये दोनों सेम होते हैं, तो आंसर क्या है? यस, फॉर ए प्योर सब्सटेंस एट सेम टेम्परेचर अ सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड। जब वो मेल्ट होगा तो उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे, और उसी टेम्परेचर पे जब उसको ठंडा कर रहे होंगे तो वो लिक्विड से सॉलिड बनेगा, तो हम उसको क्या कहेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट होगा। अब आपकी बुक में सवाल है कि पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो वो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा? देखो 100% सही आंसर है। जब वो 0 डिग्री पर है तो 0 डिग्री बर्फ का भी टेम्परेचर हो सकता है जमने के बाद, क्योंकि जब तक वो जमेगा नहीं टेम्परेचर नहीं चेंज होगा। तो पानी और वो 0 डिग्री पानी का टेम्परेचर भी हो सकता है। जब पानी 0 डिग्री से बर्फ बनता है तो जब तक वो पूरा का पूरा बर्फ नहीं बनेगा, टेम्परेचर 0 से आगे 0 से कम नहीं होगा। तो अगर 0 डिग्री टेम्परेचर है तो उस वक्त पानी जो है वो सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है आइस की शक्ल में, और वो लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है, क्या कहते हैं वाटर जो हम पीते हैं पीने का पानी में, उस शक्ल में भी हो सकता है। पॉइंट क्लियर? फ्रीजिंग की डेफिनेशन आपको अच्छी तरह समझ में आ गई। हमारा नेक्स्ट है मेल्टिंग और फ्रीजिंग के बाद आता है, एक बार याद रखना, फ्रीजिंग को सॉलिडिफिकेशन भी कहते हैं, याद रहेगा। अगला तीसरी डेफिनेशन है वेपोराइजेशन। क्या? ये जरा ध्यान से कर लेना, ये डेफिनेशन बुक में नहीं दे रखी है और इसमें बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। हाँ, वेपोराइजेशन क्या होगा बताइए? डेफिनेशन तो आ जानी चाहिए। पहला वर्ड क्या आएगा? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग
लिक्विड इनटू गैस, बस खत्म। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू गैस, जब कोई लिक्विड गैस में बदल रहा है, आपने क्या नाम है थोड़ा सा सेंट यहाँ डाल दिया बेंच के ऊपर, थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाएगा, देखो ये वेपर्स बन गए, यानी लिक्विड से गैस बन गए। अब ये वेपराइजेशन कितनी तरह का होता है ये इसी चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे इसके बाद। तो डेफिनेशन सिंपल है, वेपर बनना, लिक्विड से गैस या वेपर की फॉर्म में आने को वेपराइजेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू गैस और वेपर, समझ में उसे क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। ये बात समझ में आ गई। ये इसमें मैं टेम्परेचर का जिक्र नहीं कर रहा, क्योंकि वेपराइजेशन दो तरह से होता है जो हम आगे पढ़ लें। कोई बताएगा मुझे वेपराइजेशन दो तरीके से कैसे होता है? नहीं, वो लिक्विड टू गैस ही होता है, और तो कुछ होता नहीं। लिक्विड टू गैस होगा जब भी वेपराइजेशन बोलेंगे या वेपर्स बनेंगे, लेकिन ये दो तरह से हो सकता है। नहीं, मैंने ये नहीं पूछ रहा मोड ऑफ वेपर के किस वो हीट कहाँ से चाहिए वेपर्स बनाने की। वो संजीव हो सकती है आपके हाथ में, बहुत सी चीजें हाथ में पकड़ेंगे, हाथ के टेम्परेचर से भी मेल्ट हो जाती है, बर्फ पकड़ लो हाथ में मेल्ट हो जाएगी। ये दो तरीके से होता है, दोनों वर्ड आप जानते हैं, लेकिन आपने इस पर कभी गौर नहीं करा, क्योंकि इनको एक साथ पढ़ाएंगे। या तो बॉइलिंग से होता है या इवेपोरेशन, इवेपोरेट। बॉइलिंग में भी यही होता है, लेकिन फर्क है, और इवेपोरेशन भी होता है, दोनों वेपराइजेशन के प्रोसेस है। बॉइलिंग में कोई पूछे जी बॉइलिंग में क्या हो रहा है? बॉइलिंग में लिक्विड जो है वो क्या में चेंज हो रहा है, गैस या वेपर से। अब ये नहीं कहेंगे जी जो बॉइलिंग हो रही है इसलिए ये कुछ और फॉर्म हो गई। वो भी क्या है पानी बॉइल हो रहा है, इसका मतलब है वो लिक्विड फॉर्म से स्टीम में आ रहा है। आप कहोगे दूध घर में यूज करते हैं, मम्मी चिल्लाती है कि दूध करके आ गया, बॉइल होना शुरू हो गया, समझ में आई बात नहीं आई। तो इसका मतलब है वो उसका कुछ हिस्सा जो है पानी है, जो भी कुछ है वो लिक्विड से कैन में बदल रहा है, गैस में बदल रहा है। तो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए लिक्विड इनटू गैस और वेपर, उसको कहते हैं वेपराइजेशन। इफ वेपराइजेशन यानी इफ ए लिक्विड चेंजेस इनटू गैस इन बल्क, समझ में आया, उसे कहते हैं बॉइलिंग। क्या बोलते हैं उसे? बॉइलिंग। और प्योर चीज होगी तो वो फिक्स टेम्परेचर पे होगा, यानी प्योर चीज फिक्स टेम्परेचर पे सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड बनती है, और प्योर चीज फिक्स टेम्परेचर पे लिक्विड से गैस बनती है और गैस से लिक्विड बनती है। अगर वो प्योर है उसका टेम्परेचर चेंज क्यों नहीं होगा, वो हम पढ़ेंगे। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू गैस और वेपर्स इन बल्क। बल्क समझ आए? बहुत सारे, एकदम बहुत सारे चेंज होने लगे, दैट इज नोन एज बॉइलिंग। और इसमें कहा जाता है डेफिनेशन, विद अ फिक्स टेम्परेचर एट विच प्योर सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू गैस, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? जब वो मेल्ट हो रहा था तो हमने क्या कहा था? मेल्टिंग पॉइंट। पॉइंट नहीं कहा था, क्या कहा था? अब क्या कहेंगे हम? बॉइलिंग पॉइंट। द फिक्स टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड changes into solid, into gas in bulk, that fixed temperature is known as boiling. ध्यान रखिए, fixed temperature at which liquid changes into gas or vapors in bulk कहना जरूरी है, क्योंकि बॉइलिंग में बल्क में होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ लिक्विड से गैस बनते हैं, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग कहते हैं। जैसे प्योर वाटर सी लेवल पे अगर प्योर वाटर को बॉइल करें तो वो 100 पे बॉइल होगा। ये बॉइलिंग टेम्परेचर जो बॉइलिंग पॉइंट, ये प्रेशर पे डिपेंड करता है। प्रेशर नॉर्मल प्रेशर है तो हम उसको बॉइलिंग पॉइंट जनरली कहते हैं सी लेवल, लेकिन अगर प्रेशर कम हो जाए तो बॉइलिंग पॉइंट जो था वो भी कम हो जाता है। यानी पहाड़ के ऊपर अगर आप जाके पानी को उबालें और प्योर वाटर को, आई एम नॉट टॉकिंग क्या नाम है ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर प्योर, ये हम पहले बता चुके,
तो आप देखेंगे थर्मामीटर जो है वो उसकी जो रीडिंग है वो 99 98 पे जाके उठ जाएगी, आगे नहीं बढ़ रही। जब आप पे पड़े तो 100 पे बॉइल होता है। क्यों? बाहर का वो कम टेम्परेचर पे क्यों बॉइल हो रहा है? क्योंकि जो उसमें प्रेशर लग रहा था वो कम हो गया, तो अब उसको कम एनर्जी चाहिए लिक्विड से गैस में आने के लिए। बड़ी सिंपल मिसाल मैं आपको देके समझा रहा हूँ। आप दरवाजे से बाहर निकलना चाहते हैं, गेट से, कोई नहीं खड़ा हुआ, आप गेट खोलेंगे बाहर निकल जाएंगे थोड़ी सी फोर्स लगा के। एक आदमी खड़ा हुआ है, वो आपको रोक रहा है। अब आपको बाहर निकलने के लिए, क्योंकि आप पे प्रेशर बढ़ गया अंदर आने के लिए, बाहर जाने से रोकने का प्रेशर बढ़ गया, और आप बाहर जाना चाह रहे हैं, आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ी ताकत, एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, उसको हटाना पड़ेगा। और अगर दो आदमी आ गए और ज्यादा एनर्जी चाहिए, और ज्यादा एनर्जी लगाएंगे तब जाके फटेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सेम वे में जो प्रेशर है वो मॉलिक्यूल्स को गैस, लिक्विड से गैस में आने से रोक रहा है। अगर वो प्रेशर बढ़ेगा तो उनकी वो पहले जितनी एनर्जी में बन जाएंगे। कितनी एनर्जी चाहिए उनको? कम या ज्यादा? ज्यादा चाहिए। तो जब प्रेशर बढ़ता है तो चीज का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बढ़ जाता है, यानी उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा टेम्परेचर से ज्यादा एनर्जी होगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और जब प्रेशर कम होता है तो कम एनर्जी चाहिए, यानी कम टेम्परेचर पे बॉइल होगा। यानी एक पुरानी जो एनसीईआरटी की बुक थी, तो उसने एक इंस्ट्रूमेंट था फिजिक्स के अंदर, कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है खास किस्म का, उनमें पानी को बॉइल करा, उसमें से प्रेशर कम करते गए। तो प्रेशर कम करते गए तो देखा कि पानी जो था वो 65 डिग्री पे बॉइल होने लगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? क्यों? क्योंकि प्रेशर कम हो गया और उसको कम एनर्जी चाहिए, कम एनर्जी के लिए कम टेम्परेचर चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके क्वेश्चन से रिलेटेड है कि जितना प्रेशर ज्यादा होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर पे डिपेंड करता है, ये फिक्स नहीं होता। प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा।